जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेजर क्लासिक क्लासेस में। और आज मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए फिजिक्स के वो 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उन सभी क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एनडीए के एग्जामिनेशन में। आने वाले समय में एनडीए में कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ये हूबहू क्वेश्चन तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, इनके बिहाफ पे आप काफी ज्यादा अचीव कर सकते हो। क्वेश्चन को करना, एक्यूरेसी आपकी मेंटेन हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपके सामने बोर्ड पे ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन कैसा है, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करने का पूरा प्रयास करिएगा। कि द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप इज 50 सेंटीमीटर। एक टेलीस्कोप दिया है जिसकी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आपको दे रखा है 50 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज 25 देन, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन भी दे रखा है कितना, 25 दे रखा है। आपसे पूछा क्या, देन द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। आई पीस की फोकल लेंथ क्या होगी। अगर आपसे पूछेगा कि भैया फोकल लेंथ ऑफ आई पीस बताओ, तो आप क्या बताओगे, इसका आंसर क्या होगा। कि देखिए, मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें टेलीस्कोप की, तो जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है टेलीस्कोप का, इसको हम लिख देते हैं ई। ठीक है, मैग्निफिकेशन की बात करें भैया तो वो होता है FO/FE। ठीक, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है, ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले में अप्लाई करना है। मैग्निफिकेशन आपका 25 दिया गया है और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस आपका 50 दिया गया है, और आपका FE ही आपको फाइंड करना है। तो FE फाइंड करने के लिए बस कुछ नहीं करना, हमें FE को लेके जाना है, 50/25 करना है, और ये आपका यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया आपका आंसर, 2 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपके सामने कि अ प्लैनेट हैज अ मास m1 एंड रेडियस r1। देखिए ये m1 ऐसा होगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, और ये r1 कुछ इस तरह से। ठीक, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस इज g1। देयर इज अनदर प्लैनेट 2 whose mass and radius both are 2 times that of first planet। तो भैया देखो, कंडीशन दी क्या गई है। तो जो पहला प्लैनेट है उसके लिए उसका जो मास है वो कितना है, m1 है। कितना है, m1 है। और रेडियस वो कितना है, वो उसका r1 है। ठीक, तो अगर आपको m1 और r1 दिया है, और इस केस में जो आपका g1 की वैल्यू आ रही है, तो g1 बराबर क्या लिखेंगे, g बराबर कैपिटल G m/r होता है ना, कैपिटल G m/r होता है। क्लियर ना। तो उसी फॉर्मूले के हिसाब से आप यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो जो फॉर्मूला होता है स्मॉल g के लिए वो क्या होता है, कैपिटल G m/r²। इसी फॉर्मूले पे पुट करते हैं। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g1 के लिए, और m की जगह m1 है अपॉन r1 का स्क्वायर। और दूसरी कंडीशन में अगर हमें g2 फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना था कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट 2, हमें g2 ही फाइंड करना है। ठीक, और g2 फाइंड करने के लिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस अगर आपको ध्यान से देखें तो कंडीशन दी गई है। एक कंडीशन और गिवन है। कंडीशन क्या रहेगी, कह रहा है कि देयर इज अनदर प्लैनेट 2 हुज मास एंड रेडियस बोथ आर 2 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट प्लैनेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जाहिर सी बात है, अगर इसके मास को हम 2 टाइम्स कर देते हैं और रेडियस को कितना 2 टाइम्स कर देते हैं, तो 2r1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे 2 2 4 आ जाएगा, तो 2m/4r1 स्क्वायर, 4r1 स्क्वायर। तो ये कटेगा, यहाँ पे वैल्यू आपकी कितनी बचने वाली है, 1/2, हाफ हो जाएगा भैया। तो इससे हमें साफ साफ पता है कि जो g2 आएगी वो g1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, g1/2 हो जाएगा। तो g1/2 ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट अस कंसीडर अ कॉपर वायर हैविंग रेडियस r। ठीक, रेडियस आपका r दे रखा है एंड लेंथ l, और इसकी लेंथ l दे रखी है। लेट इट्स रेजिस्टेंस बी r, और इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, कैपिटल R दे रखा है। इफ द रेडियस ऑफ अनदर कॉपर वायर इज 2r एंड द लेंथ इज l/2 देन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज। तो भैया देखो भैया, एक कंडीशन थी कि r बराबर क्या होता है, रो l/a। ये क्या होगा, पाई r²। ठीक, तो r1 आपका r है, तो ये कंडीशन हो गई l के लिए। ठीक है, अब दूसरा जो आपका रेजिस्टेंस निकालना है उसमें क्या है, जो रो की वैल्यू है तो सेम रहेगी, कॉपर वायर है। l की वैल्यू क्या कह रहा है, l/2 कह रहा है। ठीक है, l/2 कह रहा है, अपॉन में पाई r², यानी 2r का स्क्वायर, पाई 2r का
स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा वैल्यू, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा रो एल अपॉन 4 टू जा 8, 8 पाई आर स्क्वायर। तो भैया पाई रो एल पाई आर स्क्वायर, रो एल पाई आर स्क्वायर, ये तो क्या है आपका जो आर है, ये आर है और ये क्या है नीचे अपॉन में 8, तो आर बाई 8 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4 कि एट 20 डिग्री सेल्सियस द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली। तो भैया आपको बता दें कि 20 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर की स्पीड होती है वो लगभग 1480 मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है, 1480 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 1480 मीटर पर सेकेंड होती है, जिसको हमें आप अप्रॉक्सीमेटली कितना 1500 मीटर पर सेकेंड के आसपास मान सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एनडीए के एग्जामिनेशन में। तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन हो या चाहे जैसे क्वेश्चन हो, उन सबको ध्यान से देखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट अकर्स व्हेन एन एप्पल फॉल्स टू द ग्राउंड। कि भैया जब आपका एप्पल ग्राउंड पे गिरता है तो जाहिर सी बात है एप्पल गिरता किसके कारण है, ग्रेविटेशनल एनर्जी के कारण, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कारण वो नीचे गिरता है और नीचे गिरने के बाद फिर उसमें काइनेटिक एनर्जी, जब वो गिरना स्टार्ट करता है फिर काइनेटिक एनर्जी आती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, हीट जो एनर्जी एयर से मिलती है फिर हीट एनर्जी बनता है और उसके बाद फिर उसकी हीट एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में क्रिएट होती है। तो भैया ये सीक्वेंस आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज स्टोर्ड इन द लिंक्स बिटवीन द एटम्स। एटम के लिंक के बीच में कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत ऐसा बेवकूफ़ बन जाते हैं और कंफ्यूज होकर के कुछ भी आंसर करते हैं। एटम की बात आएगी तो हम न्यूक्लियर एनर्जी जाते हैं, तो बेटा ये क्वेश्चन आपका ये ऑप्शन न्यूक्लियर एनर्जी गलत है। थर्मल एनर्जी तो हीट एनर्जी जुड़े हैं क्या एटम, नहीं। पोटेंशियल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, कुछ लोग केमिकल भी बोलेंगे तो नहीं बेटा, वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जुड़े हैं। किसकी वजह से, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अ फ्यूज वायर मस्ट बी। देखो फ्यूज वायर जो होता है आपका एक सेफ्टी डिवाइस होता है, इसका काम क्या होता है, एक फ्यूज वायर पे एक रेटिंग होती है। मान लो 5 एम्पियर की रेटिंग उस पर दी गई है तो 5 एम्पियर तक की उसकी लिमिट है कि 5 एम्पियर तक की करंट को ही रोक पाएगा, उसके ऊपर गया तो उसकी औकात पार हो जाएगी और वो क्या होगा, मेल्ट होकर के ब्रेक कर देगा सर्किट। तो यही होता है फ्यूज वायर। फ्यूज वायर क्या करता है कि एक लिमिटेड करंट को अलाउ करता है और करंट उससे भी ज़्यादा बनती है तो मेल्ट होता है तुरंत। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि फ्यूज वायर क्या है, कंडक्टिंग हो सकता है, बिल्कुल करंट फ्लो हो रही कंडक्टिंग तो होगा। तो इंसुलेटर वाले ऑप्शन तो गलत हो गए। अब दो ऑप्शन में लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वो कंडक्ट तो करंट करता रहेगा पर मेल्ट नहीं करेगा, जिससे कि हमारे अप्लायंसेस को गलत मिल जाए, क्या बोलते हैं, नुकसान हो जाएगा। लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी तो वो मेल्ट जल्दी हो जाएगा ना। तो इसलिए ऑप्शन ए फ्यूज वायर के लिए आपका सही है। जो फ्यूज वायर होता है उसके लिए ऑप्शन आपका ए वाला ही सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि भैया द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज। तो भैया जब फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो x प्लस 1.8 दिया रहता है यहाँ पे, ठीक, इंटू डिग्री सेल्सियस। इसमें x की वैल्यू के बारे में पूछा है। अब कोई ऐसा ही इंसान होगा जो थोड़ा सा परेशान हो रहा होगा कि भैया जिसको फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन नहीं पता होंगे वही नहीं निकाल पाएगा, बाकी सब निकाल लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो बेटा आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, आपने फॉर्मूला क्या कि सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आपने एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा है जो होता है 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, 9/5 सेल्सियस प्लस 32 होता है आपका। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे 9/5 को ही हमने क्या लिखा है, 1.8 लिखा है, यही आपका 1.8 के लगभग आता है। तो ये तो सही है। बचा x क्या होता है आपका 32 होगा। x क्या होगा 32। ऑप्शन ए आपका सही होगा पूरी तरह से। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द सन इज सीन बिफोर इट राइज एंड फॉर अ शॉर्ट वाइल आफ्टर इट सेट्स। दिस इज बिकॉज कि भैया सन उगने से पहले थोड़ी देर के लिए दिखता है और थोड़ी देर तक दिखता रहता है सेट्स होने के बाद। ठीक है, क्यों होता है, TIR की वजह से, कि एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की अपैरेंट शिफ्ट की वजह से, कि डिस्पर्जन। देखो TIR तो होता है कि लाइट रे का सेम उसी मीडियम में लौटना, और सन इसका एग्जांपल नहीं बन सकता। इसका एग्जांपल बेटा यहाँ पे आपका होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये ऑप्शन मत टिक करना, पहले बता दे रहा हूँ। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं। डिस्पर्जन में कलर का अपने चीज़ों अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक होना होता है। ये एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन की वजह से होता है क्योंकि हॉरिजॉन यहाँ पे होता है, ये अर्थ होती है। ठीक है, सन जब यहाँ होता है तो यहाँ से रेज निकल रही होती हैं और रेज इससे क्या होती हैं,
ऊपर जाके क्या होती है, हमें कुछ इस तरह से एटमॉस्फेयर उसको रिफ्रैक्ट करता है और हमें लगता है कि सन यहाँ पर है, हमें ये यहाँ पे लगता है। और जब यहाँ पे नीचे जा रहा होता है सन यहाँ पर होता है, कुछ रेज ऐसे आती हैं, कुछ रेज ऐसे आती हैं और हमें लगता है कि सन हमारा यहाँ पर पहुँच चुका है। ठीक है, तो ऐसा हमें प्रतीत होता है, किसकी वजह से भैया, एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन की वजह से, ना कि TIR या फिर अपैरेंट शिफ्ट की वजह से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। ए पर मत करना बेटा, ए पर गलती से मत कर दियो, ठीक है, आपका ऑप्शन बी वाला ही सही होगा। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन कि सपोज आर 2 प्लैनेट्स 1 and 2, मान लेते हैं कि हमारे पास 2 प्लैनेट है 1 and 2 हैविंग द सेम डेंसिटी बट देयर रेडियाई आर R1 and R2 रिस्पेक्टिवली, वेयर R1 and R2 में रिलेशन क्या दिया गया कि जो आपका रेडियस ऑफ फर्स्ट प्लैनेट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ सेकंड प्लैनेट। तो भैया द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात किया। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी को सॉल्व करना है। कितने बच्चे हैं क्वेश्चन नंबर 10 को इजीली सॉल्व कर लेंगे? तो चलिए बेटा, अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ना पढ़ा हो तो आपको बता दूं। तो जी बराबर क्या होता है, जी बराबर का फॉर्मूला होता है 4πGR/3 और यहाँ पे इंटू में रो होता है, क्या होता है, /3 इंटू रो। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो हमें जी और आर की वैल्यू ही गिवन है, तो डेंसिटी सेम है दोनों की, तो भैया सबसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है जी और आर में। तो जी प्रोपोर्शनल टू आर है, जी प्रोपोर्शनल टू आर, तो हम G1/G2 बराबर लिख सकते हैं R1/R2 के, प्रोपोर्शनलिटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करके। तो भैया इसमें अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि R1 बड़ा है R2 से, तो G1/G2 अगर यहाँ पे लिखोगे बराबर R1/R2 लिखोगे, और कंडीशन हमें ये दिया है कि R1 आपका बड़ा है किससे, R2 से, तो जाहिर सी बात है आपका G1 भी बड़ा होगा किससे, G2 से। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, G1 इज ग्रेटर देन G2, G1 इज ग्रेटर देन G2, G1 इज ग्रेटर देन G2। तो भैया आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना डू हीट वेव्स ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो भैया हीट वेव किस फेनोमेना में, तो कंडक्शन नहीं होता, कन्वेक्शन नहीं होता, रेडिएशन में बहुत तेज चलती हैं, एक ही ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन में चलती हैं विद थर्मल रेडिएशन। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये सब तो आपको रटे होंगे, थ्योरी के पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको दिखाने आया हूँ और ऐसा देखो, प्रयास करो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का। व्हेन डज अ बॉल बाउंस ऑफ द ग्राउंड विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस सडनली। देखो चेंजेस में तो आपको काइनेटिक एनर्जी में भी देखने को मिलेगा, पोटेंशियल में भी देखने को मिलेगा, मोमेंटम में और स्पीड में, चेंजेस तो सब में, लेकिन सडन चेंज जो आपको देखने को मिलेगा ना बेटा, वो आपका मोमेंटम में होगा। अगर बॉल बाउंस ऑफ करे ग्राउंड से, ठीक है, तो वहाँ पे जो सडन चेंज होगा तो वो आपका किस में होगा बेटा, वो मोमेंटम में होगा। तो भैया इसका आंसर मोमेंटम करना, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल या फिर स्पीड मत करके आना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है एनडीए में भी, ठीक है। फिर आपके पास है कि अ सॉलिड डिस्क एंड सॉलिड स्फीयर हैव द सेम मास एंड सेम रेडियस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर डिस्क के लिए बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है हमारी डिस्क के लिए, वो कितनी होती है आप सभी को पता होना चाहिए, कितना होता है, 1/2 mr²। कितना होता है, 1/2 mr², ठीक है। तो 1/2 mr² डिस्क की होती है। और सॉलिड स्फीयर की अगर हम बात करें, स्फीयर की बात करें, तो इसका कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका 2/5 mr²। कितना होता है, 2/5 mr²। तो देख लो भैया ये आपका 1/2 कितना आता है, 0.5 आता है, और 2/5 आपका 0.4 किसका ज़्यादा होता है, डिस्क का। तो भैया डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, एंड विच वन हैज हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप किसका बोलोगे, डिस्क का, इन दोनों में से, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द सम ऑफ ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड अ क्लोज्ड लूप इक्वल्स 0। किसका कॉन्सिक्वेंस है भैया, किरचॉफ साहब का वोल्टेज लॉ, केवीएल, या फिर आपका क्या कह सकते हो आप इसको, लूप रूल कह सकते हो। कौन सा, किरचॉफ साहब का करंट इलेक्ट्रिसिटी का लूप रूल का ये आपका रूल है, ये पूरा क्या है, ये लूप रूल ही है। और ये किस पे बेस्ड है, ये कॉन्सिक्वेंस किसका है बेटा, ओम्स लॉ का तो नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का नहीं है, चेंज नहीं चार्ज होगा यहाँ पर, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी नहीं है। ये किसका है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है। ईएमएफ अक्रॉस जंक्शन या फिर अक्रॉस द लूप, आप क्या कह सकते, क्लोज लूप के अक्रॉस ईएमएफ का जो सम होता है वो क्या होता है, वो आपका 0 होता है। यही कहा है किसने,
किरचॉफ साहब के वोल्टेज लॉ में, और यही चीज़ें कही गई किरचॉफ साहब के करंट लॉ में कि किसी भी जंक्शन के अक्रॉस टोटल सम ऑफ द करंट क्या होता है, जीरो होता है। दो लॉ दिए थे, केवीएल और केसीएल, तो यहाँ पे केवीएल लगा है, ठीक, एक केवीएल था आपका, एक केसीएल था, तो दोनों बातों को ध्यान रखना, एक केवीएल था आपका, एक केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, एक था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इन दोनों बातों को बेटा आप लोग अपने मन में बसा के रखना। अगर क्वेश्चन आपके मन में नहीं बस रहे तो मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर ऑफ प्लेस ऑन वन सनी डे इज 130 डिग्री ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, द केल्विन स्केल रिगार्डिंग ऑफ दिस टेम्परेचर विल बी। तो भैया आपको फ़ारेनहाइट में दिया गया है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। चलो बच्चा जल्दी से करके देखते हैं। फ़ारेनहाइट से हमें चलना है केल्विन में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे जल्दी से बताओ। तो आपको पता है F-32/9, F-32/9 का ये जो रेशियो होता है ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है K-273/5। क्या होता है, K-273/5 के। तो चलो भैया इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बार, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें दिया गया है फ़ारेनहाइट में, हमें केल्विन में चाहिए। तो 113 - 32/9 बराबर K-273/5। तो भैया 3 में से 2 गए, 1 बचेगा, ठीक है। 11 में से 3 गए, 8 बचेगा। यहाँ पे 9 है ऑलरेडी, इस 5 को इधर लेके आओगे तो इंटू 5 हो जाएगा, बराबर K-273। तो 9 9 81, 9 बचे, ये बचा 45, ये बचा आपका 45, और ये माइनस को इधर लेके आओ, प्लस 273, जितना आएगा वो केल्विन में आएगा, ठीक है। तो कितना, 5 3 8, 7 4 11, 1 2 1 3, 318 केल्विन आपका आंसर आएगा। यानी 113 फ़ारेनहाइट 318 केल्विन के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्जन पे भी क्वेश्चन, ये देखो एक आइडिया दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक कन्वर्जन का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से पढ़ना, नहीं तो पूरा गोबर करके आ जाओगे, और नहीं पढ़ोगे तो फिर जानते ही हो क्या होने वाला। 2 बॉडीज ऑफ मास 3 kg एंड 4 kg आर सस्पेंडेड एट द एंड्स ऑफ मासलेस स्ट्रिंग। तो मान लो कि ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, एक कोई पुली है, एक साइड, ठीक, एक साइड क्या है आपका 3 kg का है, एक साइड 4 kg का है, एक साइड 3 kg का है, एक साइड 4 kg का, फ्रिक्शनलेस पुली है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो भाई यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा क्योंकि ऊपर जा रहा होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, ध्यान समझना। तो वहाँ पे तो आपका 3g है ना, तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं, अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम सीधा लिखेंगे a बराबर 4 - 3g अपॉन में 4 + 3g कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 4 - 3 बेटा g अपॉन 4 + 3 कितना 7g, तो यहाँ पे 1/7 आया, जो किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू। ये कितना आ गया, 1/7 आ गया। या फिर g की वैल्यू ना काटो, g की वैल्यू ना काटो, ऐसे भी कर सकते हो, g की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे 1/7 ही तो आएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1/7g, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 9.8/7 कर सकते हो, और जब इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आपके सामने दिख जाएगा, जो कि आपका आंसर 9.8/7 हो जाएगा। इसके लिए आप आंसर को चूज़ कर सकते हो 1.4 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉमर फर्स्ट प्रपोज दैट द सन इज स्टैटिक एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कौन था भैया, तो मैं भाई आपको बता दूं कोई और नहीं था, गैलीलियो और केपलर को मत समझ लेना, ना फिर टाइन बैहेगो, ठीक है। आपका आंसर किसको जाएगा, कोपरनिकस थे, कौन था, कोपरनिकस थे, ठीक है। कोपरनिकस, कोपरनिकस कुछ भी बोलो जो तुम्हें सही लगे, ठीक। मूविंग फॉरवर्ड, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं आपका, अ लिक्विड डज नॉट वेट द साइड ऑफ अ सॉलिड, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज, उसका कॉन्टैक्ट का एंगल कितना होना चाहिए कि सॉलिड को नहीं भिगोएगा, तो कॉन्टैक्ट एंगल मस्ट बी ऑब्ट्यूज, क्या होना चाहिए बेटा, मस्ट बी ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 kV देन द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, जो एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन वो किसके द्वारा दी जाएगी भैया, कमेंट करके सभी लोग इसका आंसर बताना चाहेंगे तो बता दीजिएगा, लेकिन मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। क्यू की वैल्यू आपको दी गया है कितना, क्यू की वैल्यू आपको दी गई कितना, इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है, ये क्यू की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। वहीं बात करें वी की, तो 1 kV दिया गया, कितना 1 kV दिया गया, इसका मतलब होता है 10⁻³ वोल्ट, ठीक है। के भी हमें दिया गया है, ठीक है, सॉरी क्यू भी हमें पता है, और ई की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होता है,
क्यू वी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻3, ये हो जाएगा 16, 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल। कहीं ऑप्शन मिल रहा है भैया? 1.6 इंटू 10 पर ये पावर है -16, ठीक है, -16 जूल हो जाएगा। तो आपका आंसर बी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ सम ऑब्जेक्ट इज वेटेड व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर, व्हाट विल हैपन टू इट्स वेट कंपेयर टू इट्स वेट इन द एयर। वाटर में अगर किसी ऑब्जेक्ट को, देखो आपको पता है कि किसी भी कंटेनर में अगर आपने लिक्विड भरा, उसमें आप वेट डालोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट डालोगे, तो उसका वेट डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर। किस पर डिपेंड करेगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी या फिर किसी भी मटेरियल की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, वो उतना ही उस पर फोर्स लगाएगा, और बायोलेंट फोर्स लगने की वजह से एयर और वाटर में डेंसर कौन है? वाटर है, तो वाटर ज़्यादा बायोलेंसी का फोर्स लगाएगा। दैट्स वाई द रीजन इज कि उसका वेट डिक्रीज फील होगा। क्या फील होगा? डिक्रीज फील होगा। कोई सेम वेट नहीं रहेगा, डिक्रीज फील होगा, क्योंकि आपने बॉडी को डाला, तो जितना ज़्यादा आप डालेंगे वो इतना ही यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे बायोलेंट फोर्स लगेगा, उतना ही हल्की हो जाएगी। आपने कभी इमेजिन किया हो कि हवा में बॉडी आपको भारी लगती है, लेकिन लिक्विड में आप किसी बॉडी को उठाओ तो बॉडी आपको बहुत हल्की फील होती है। दैट इज द रीजन ऑफ बायोंसी। यहाँ पे रीजन क्या है? आपका बायोंसी होता है, ठीक है, बायोलेंट फोर्स होता है, जहाँ पे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल वगैरह आप लोग लगाते थे ना, वही वाला है। फिर है कि इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस बाय एप्लीकेशन ऑफ लाइट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। भैया कौन सा? इलेक्ट्रॉन का इमिट होना। द मेथड ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ लाइट। जब लाइट इंसिडेंट करती है कि तो वहाँ से किसी मेटल सरफेस से, तो इलेक्ट्रॉन का इमिट हो जाना, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और यहाँ से मिलती है हमें फोटो करंट। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से क्या मिलती है? फोटो करंट मिलती है। इलेक्ट्रॉन इमिट होकर भागेंगे तो करंट बनेगी, ठीक है। तो ये करंट क्या कहलाई? आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहलाई। क्या कहलाई? आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट के नाम से फेमस हुई। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो करंट मिलती है, क्या कहते हैं उसे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास है, और थोड़ा सा दिमाग को ऐसा दही कर देने वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पे ग्राफ आपको दिख नहीं रहा होगा, आप कंफ्यूज होंगे कि द फॉलोइंग फिगर शोज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे देखिए, ये 0 पॉइंट है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, और ये 8 है, और ये आपका 10 है। और ये दिया क्या गया है आपको? टाइम। ये दिया गया सेकंड में, ठीक है। और ये आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। क्या? डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ आपको विजिबल ना हो तो मैं बना दे रहा हूँ बेटा, आप ग्राफ को देख लेना थोड़ा सा इसको। हाँ, ग्राफ मैं आपको बना दे रहा हूँ। ये आपका ग्राफ है, ठीक, ये आपका ग्राफ है। ये आपका बेटा ग्राफ, ठीक। अब यहाँ पूछा क्या है कि द फॉलोइंग फिगर शोज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। हाँ ठीक है भैया, हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के कर्व के बारे में बता रहा है, ठीक है। फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल आपका, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? अगर देखो तो टाइम t1 सेकेंड और t3 सेकेंड, तो भैया टाइम t1 सेकेंड कहीं यहाँ पे होगा, तो पार्टिकल आपका कहाँ पे है? यहाँ पर है। और t3 सेकेंड आपका कहीं यहाँ पे होगा, तो पार्टिकल यहाँ पे है। कह रहा है कि फेज ऑफ द ऑसिलेशन पार्टिकल इज सेम, तो भैया गलत, एक पॉजिटिव फेज में है, एक नेगेटिव फेज में, तो ये वाला तो गलत हो गया। सॉरी, आगे चलते हैं। फेज ऑफ द ऑसिलेशन पार्टिकल इज सेम एट t = 2 सेकेंड और 8 सेकेंड, तो भैया 2 सेकेंड ये रहा और 8 सेकेंड ये रहा, तो ये सेम फेज में कैसे कहोगे आप? दोनों मीन पोजीशन पे कहे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी ये वाला आंसर भी आप गलत करोगे। फेज ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज सेम एट t = 3 सेकेंड एंड t = 7। t = 3 और t = 7 दोनों सेम फेज में। कहाँ पे है बेटा? ये दोनों सेम फेज में, तो ये वाला ऑप्शन सही है। फेज ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज सेम एट t = 4 एंड t = 10, तो 4 पे तो नीचे से वो आ रहा है ना, और 10 पे रेस्ट में आ रहा है, 4 पे काइनेटिक एनर्जी गेन करने वाला है, तो यह दोनों सेम फेज में नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे तो आके ये रेस्ट में आएगा, ठीक, यहाँ पे जा रहा है, तो ये भी सेम फेज में नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी भी गलत होगा और ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये दोनों सेम फेज में है। कौन सा वाला? 3 सेकेंड और 7 सेकेंड टाइम पर, ठीक है। उसके बाद चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसएचएम पढ़ लेना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर, जो म्यूजी आपको दे रखा है,
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना 3/2 दे रखा है, और वाटर का क्या दे रखा है, वाटर का आपका 4/3 दे रखा है। पूछा क्या है आपसे, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो भैया इसका आंसर बताओ, आपको रेशियो फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर का। तो कैसे फाइंड करेंगे जल्दी से बताओ कमेंट करके, कमेंट आप लोग कर देना, मैं तो बता ही दूंगा, कमेंट आप लोग कर देना, ठीक है। तो चलो भैया आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, आइए सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कैसे करेंगे, बहुत ईजी वे है हमारे पास। अगर मैं इसको n1 मान लूँ, इसको मैं n2 मान लूँ कुछ देर के लिए, ठीक है। म्यू से आप लोग सॉल्व करते हैं, आपको दिक्कतें हो जाती हैं। कुछ देर के लिए मैं इसको n1 मान लूँ और इसको n2 मान लूँ, तो भैया देखो म्यू जी का मतलब क्या होता है, या फिर n1 का मतलब c/v1, ठीक है, या फिर यहाँ पे c/v2, समझ गए। तो यहाँ से निकालो, ये तो c तो हमें पता ही है, इन्हीं दोनों का हमें रेशियो चाहिए वेलोसिटीज़ का, ठीक है। तो हमें n1 की वैल्यू गिवन है, ठीक, ये n1 की वैल्यू गिवन है और ये n2 की वैल्यू गिवन है। तो भैया देखो n1 की वैल्यू कितनी है, 3/2 बराबर c/v1, ठीक। तो यहाँ से v1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जब हम v1 की वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा, तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v1 को इधर लेके जाओगे तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, 2 इधर आएगा, 3 इधर जाएगा, तो 2c/3 ये v1 की वैल्यू आ गई। वहीं अगर हम v2 की बात करें तो सिमिलरली v2 भी निकाल लेंगे। v2 की वैल्यू कितनी है आपकी आएगी, आइए देखते हैं सॉल्व करके। पहले n2 निकालो, n2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 4/3 बराबर, और यहाँ पे c/v2 हो जाएगा। तो भैया चलो निकाल के देखते हैं, v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कुछ नहीं करना हमें, सिंपल सा कितना हो जाएगा, v2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3c/4। अब इन्हीं दोनों का रेशियो में फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो v1/v2 आपसे पूछा क्या है कि व्हाट विल द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर। तो ग्लास कौन सा था आपका, पहला वाला जिसको हमने n1 मान रखा था। तो ग्लास का रेशियो v1 का रेशियो कितना आया था आपका 2c/3, और v2 कितना आया था भैया, v2 की वैल्यू थी आपका कितना था 3c/4, ठीक है। तो v2 यहाँ पुट करोगे तो 4/3c हो जाएगा, तो c से c कैंसिल, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, तो 8:9 आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ढंग से पढ़ लोगे तो आपका आंसर डन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो भैया ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में सबने पढ़ा है कि भैया 2π/t होता है, जहाँ पे t आपका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अगर ओमेगा किसी फॉर्मूला को देखो तो 1/t इसको हम लिख सकते हैं, इंटू 2π कर सकते हैं। 1/t का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो जाएगा 2π × f। 2πf आपका सही फॉर्मूला होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, 2πf हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते हो तो आपके एग्जाम में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है फिजिक्स को लेकर के। अब देखो, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एक्स-रे ट्यूब इज डबल, एक्स-रे ट्यूब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, एंड व्हाइल कीपिंग द सेपरेशन बिटवीन द फिलामेंट एंड द टारगेट एज सेम, फिलामेंट और टारगेट के बीच में जो सेपरेशन है, डिस्टेंस को चेंज नहीं किया गया। व्हाट विल हैपन टू द कट ऑफ वोल्टेज, तो भैया कट ऑफ वोल्टेज के साथ क्या घटना घटेगी, यही आपको पूछना है, आपसे यही पूछा है, ठीक है। कट ऑफ वेवलेंथ के साथ क्या घटनाएं घटेगी, तो भैया वो कुछ नहीं, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका आंसर सी वाला सही होगा। तो ये 25 क्वेश्चन हम लोगों ने डन कर लिए। अब इन्हीं 25 क्वेश्चन के बिहाफ पर अगर आप एनडीए के फिजिक्स के क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, या फिर इन्हीं क्वेश्चन से जुड़े हुए मैं कह रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको एनडीए में देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे फैक्चुअल प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। हर तरह से बस आप इन्हीं क्वेश्चन के बिहाफ पर थ्योरीज को पढ़िएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल तो आते नहीं, न्यूमेरिकल 1 ही 2 आते हैं, बहुत बेसिक फॉर्मूले पे आते हैं। तो ठीक, आज तक के लिए जय हिंद।